गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स में फरवरी 2024 की करंट देखते हैं। ये लगभग 1 फरवरी से लेकर 14 या 15 फरवरी तक की करंट इसमें शामिल की गई है। पार्ट 2 में पूरे फरवरी मंथ को पूरा कर लिया जाएगा। इसके पहले हमने 1 फरवरी पे वीडियो डाला था जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं था। चूंकि क्वेश्चन करना ही हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है, तो क्वेश्चन के थ्रू जो जरूरी जानकारी है उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माइंड की यही एग्जिस्ट कर रही है स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो केवल थ्योरी पोर्शन से उस चीज को उतने अच्छे तरीके से ग्रेस्प करे। आसान नहीं होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट में जाके प्रिपरेशन करना। मे बी कि वो बहुत पावरफुल टेक्निक हो, तो हमने भी इसमें समझौता किया है। हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस उस लेवल पे कराएंगे कि आप वो चीज मेमोरी लेवल पे ध्यान रखें। और नॉन टेक सेक्शन में एसएससी जेई को ध्यान में रखते हुए या किसी भी एई जेई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अगर आप पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे अप टू अप्रैल एंड मई तक, तो आप रियलाइज करेंगे कि नॉन टेक में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच यूनिवर्सिटी। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लखनऊ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू। तो नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, किस यूनिवर्सिटी में? तो ये बीएचयू में इस्टेब्लिश किया गया है। द ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है इन द ज्ञानेश्वर लैब ऑफ द जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बीएचयू। इस मशीन के थ्रू डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा किसी बायोलॉजिकल मटेरियल के थ्रू, लाइक ब्लड, सैलिवा, हेयर या टिश्यू, और इसकी हेल्प से डीएनए को सेपरेट किया जाएगा 32 सैंपल्स में इन 30 मिनट्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो पूछा गया है, ये सारी जितनी बात मैंने बताई, ये एक जनरल एस्पेक्ट जब उससे जुड़ता है तो आपको कम से कम बीएचयू याद रहेगा, कम से कम फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक याद रहेगा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्वत्र विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। सर्वत्र क्या है? मिलिट्री ऑपरेशन है, न्यू एलाय ऑफ स्टील है, मिसाइल सिस्टम है, या मल्टी स्पान मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। तो करेक्ट ऑप्शन है मल्टी स्पान मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम। ये मल्टी स्पान मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम डिजाइन एंड डेवलप किया गया है आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एस भी बोल सकते हैं। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के हेल्प के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर से इस बात को रियलाइज कर लीजिए, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ के जो एस सिस्टम है उसने डेवलप किया है मल्टी स्पान मोबाइल बेस्ड सिस्टम, जिसका नाम सर्वत्र है, जो अभी चर्चा में रहा। और करंट अफेयर्स में बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत हालो नहीं रहना है, तो ठीक ठाक लेवल पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024। ये सबसे फेवरेट और वीआईपी क्वेश्चन है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ये 2024 की थीम है, वेटलैंड्स एंड वुमेन वेल बीइंग, 2 फरवरी 2024। हमने जो मार्च की करंट अफेयर पूरी की है उसमें 2 पीडीएफ हैं। फरवरी की करंट अफेयर जो अभी हम कर रहे हैं इसकी 1 पीडीएफ है। ये तीनों पीडीएफ पॉसिबली आज शाम को या कल सुबह तक टेलीग्राम चैनल लॉन्च होगा, उस पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। और बहुत सारी नॉन टेक की पीडीएफ, टेक की भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ई बुक्स भी मिलेंगी। तो पॉसिबली आज शाम को या कल आपके सामने टेलीग्राम चैनल होगा मैजिकल तैयारी का ऑफिशियली। और इसके अलावा ये जो वीडियोज हैं इनमें पर वीडियोज विद इन ए वीक कोई भी वीडियो है जो पिछले 1-1.5 महीने से पढ़े, हर वीडियो में उसकी पीडीएफ उसी के नीचे होगी, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन में होगी। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। हाँ, एक चीज इसमें और है, अगर ये पूछा जाए कि कब वेटलैंड्स डे मनाना शुरू किया गया था, तो रामसर ईरान में इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971। और ये क्वेश्चन बन सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 फरवरी 1971। यहां पे करेक्ट ऑप्शन था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज डिक्लेयर 2024 एज। इंडियन नेवी ने 2024 वर्ष को कौन से वर्ष का नाम दिया? ईयर ऑफ नेवल सिविलियन, ईयर ऑफ नेवल सर्वेंट्स, ईयर ऑफ नेवल आईएनएस, ईयर ऑफ इंडियन नेवी। तो नाम दिया है ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस।
Indian Navy has declared 2024 as Year of Naval Civilians to improve administration, efficiency, and well-being of naval civilians by addressing all facets of civilian HR management in time-bound manner. यहाँ से एक चीज इथिकल वे में सीखने की जरूरत है। जितनी ये मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के, पिछले 4-5 वर्षों में ये बात गवर्नमेंट की नहीं होती है। गवर्नमेंट तो हमेशा बदल, मतलब कोई ना कोई तो गवर्नमेंट रहेगी ही, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब फैक्ट होता है कि जो भी लाइफ आप जी रहे हैं, जैसे सपोज सब आपके मतलब जितने कैंडिडेट्स हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर ईयर ऑफ लाइफ में होंगे। कोई 28th ईयर में होगा, कोई 26th ईयर में होगा, कोई 30th ईयर में होगा। तो पर्टिकुलर लाइफ में इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए छोटे छोटे संकल्प, छोटी छोटी क्रिएटिविटी जरूर करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों की क्रिएटिविटी है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे लगाया कि कोई टाक नहीं होगी, 4 जून तक जान लगा देंगे, बहुत कोशिश करेंगे, एसएससी जेई निकालना है, इस तरीके के संकल्प। किसी ने पर्टिकुलर डिसिप्लिन बना लिया कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक सिविल पढ़ेंगे, इतने में करंट पढ़ेंगे, यहाँ नॉन टेक, यहाँ रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर ये चीजें होती रहती हैं, ईयर ऑफ नेवल सिविलियन, जिनके अपने पर्टिकुलर टारगेट्स होते हैं, और आपस में इंथुजियाज्म बनी रहे ड्यूटी के दौरान कि हाँ एक ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये चीजें करनी है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन करें। और ये सारे काम आईएएस ऑफिसर्स जो धीरे धीरे प्रमोट होकर पहुंचते हैं, उनका कैडर बढ़ता है, एक जिले से एक प्रदेश और प्रदेश से देश स्तर पर जाते हैं, तो उनके अंदर ये क्रिएटिविटी रहती है। यही सब मेंस यूपीएससी में लिखवाया जाता है, यही इंटरव्यू का मतलब होता है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं इस डायरेक्शन में जाता है, वो इंडिविजुअली अपनी बिजनेस क्रिएट करता है, तो उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है क्रिएटिविटी। तो वो पैरेलल एग्जिस्टिंग टाइकून्स होते हैं, वो बिजनेस टाइकून बन जाते हैं। वो जरूरी थोड़ी ना कि ये चीज हम एक गवर्नमेंट में ही रहकर करें, हमारी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम देश हित भी सोचेंगे। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के प्लान, संकल्प आप बना के चलिए, तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपके मन में एक टारगेट होगा कि आई हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन इन अ सर्टेन मैनर, इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, टू पर्पज भी होना चाहिए, किसके लिए, तो आसान होता है। खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ईयर ऑफ नेवल सिविलियन। क्वेश्चन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण हैज अनाउंस्ड that PM Swanidhi, a flagship initiative focusing on street vendors, has extended credit assistance to कितने नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स को, जो बजट जो पीएम स्वनिधि है अनाउंस की गई है, उसमें कितने स्ट्रीट वेंडर्स को आप हेल्प कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है 58 लाख, 78 लाख, 88 लाख या फिर 98 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन है 78 लाख। अच्छा, इसमें एक ये भी पूछा जा सकता है कि पीएम स्वनिधि किससे रिलेटेड है, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने से रिलेटेड है। नंबर ऑफ कितने वेंडर्स हैं, 78 लाख हैं। और क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कैपिटल लोन कितना, कैसे दिया जाएगा। तो कैपिटल लोन 10,000 तक का बिना गारंटी के है, 1 ईयर टेन्योर के लिए दिया जाएगा। टाइमली रीपेमेंट अगर आप करते हैं तो आप 20,000 से लेके 50,000 तक का लोन भी सेकेंड और थर्ड टर्म में उठा सकते हैं। तो ये इसका टोटल फंडामेंटल है, 78 लाख स्वनिधि, और स्ट्रीट वेंडर्स 10,000, 20,000, 50,000, 10,000 पर 1 ईयर गारंटी। की थिंग्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर दी। अगला क्वेश्चन है, तमिल सुपरस्टार विजय हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हिज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी। तमिलगा काजगम, तमिल वेत्री काजगम, तमिलगा वेत्री काजगम, तमिलगा वेत्री काजिम। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है, तमिलगा वेत्री काजगम। इतने अगर पास ऑप्शंस होंगे तो ऑब्वियसली ये दिमाग में रखना चाहिए कि पहले तमिल नहीं है, तमिलागा है, तो इससे एक ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे में मैत्री में वेत्री है, तो ऑप्शन एक ये खत्म हो गया। तीसरे में काजागम है, तो सीधे ऑप्शन सी पार्ट मिल गया। तमिल सुपरस्टार है, थालापैथी बोलते हैं इनको, जिसका मतलब होता है कमांडर जनरल, और इन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है। 2026 में इलेक्शन होंगे, तो जो MK स्टालिन का करंट टर्म है वो खत्म होगा, तो ये भी चुनाव लड़ेंगे, पॉसिबली मे बी CM का चेहरा हो। ये जितने लोग हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो ये है कि मेरी पर्सनल विल है, एक ये है कि मैंने अगर देश के लिए क्रिकेट खेला है और हमारी एक पर्सनालिटी, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है और हम लीड करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, लोग हमें प्रेफर करते हैं, तो ये बाई चॉइस नहीं होना चाहिए। बाई एक मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, समवन शुड कम इन द पॉलिटिक्स टू मेक द पॉलिटिक्स मोर फेयरर। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जिनमें कैपेबिलिटी हो,
एक तो होता है कि हम पैसा कमाने के लिए आएंगे, फेम कमाने के लिए आएंगे, एक आएगा हम सिस्टम में कुछ ऐसे सुधार करने के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। हम 5 वर्ष के लिए भी आए और एग्जिस्ट करेंगे हम, अगर हम पावरफुल पर्सनालिटी हैं तो आई मे कम एंड देयर इज ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी टू गेट सपोर्ट। लेकिन खैर एक से शुरुआत होती है, अगर इनको सफलता मिलती है तो ये आप मान के चलिए कि एड ईयर्स 2028 2030 तक कुछ लोग ऐसे आएंगे एंड ही इज कैपेबल ऑफ लर्निंग थिंग्स, अगर आप उसको थोड़ा बहुत जानते हो तो। खैर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है तमिलगा वेत्री कजगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए वेलफेयर स्कीम महात्री वंदन योजना, महतरी बंधन योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस किस सरकार ने किया है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सरकार ने यह काम किया है। इसके अनुसार 1,000 पर मंथ पैसा मिलेगा, यानी 12,000 पर एनम मिलेगा, और ये सीधे बैंक अकाउंट में मैरिड वुमेन के ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी बोलेंगे। इसके लिए क्या कंडीशन है? उसको डोमिसाइल होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, उसकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए अप टू 1 जनवरी 2024, तो एलिजिबल हो जाएंगे 1,000 रुपए के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट नाइब बुकेले हैज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? 42 ईयर्स का पर्सन है, दोबारा से चुने गए हैं, प्रेसिडेंट हैं। अब अपने कंपेरिजन में इंडिया की स्थिति देख लीजिए। ये जो ओवर एज्ड ग्रुप के लोग जब पॉलिटिक्स में होते हैं तब जो सबसे ज्यादा सफरर होते हैं वो बिल्कुल यंगर एज के लोग होते हैं। मतलब इस समय अगर सबसे ज्यादा कोई सफर कर रहा है तो 21 साल से 30 साल के लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, क्रिएटिविटी की है, मतलब हर तरीके का काम कर सकते हैं। लेकिन जब उनके इर्द गिर्द 60 से एबव के लोग, 65 से एबव के लोग, उसमें भी इंडिया का 65 से एबव का व्यक्ति, अगर इंडिया में 65 से एबव का व्यक्ति है, उससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों पे बात करेंगे तो मोटी बात पूछेगा आपसे, बहुत व्यवहारिक बात, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, खाना खाते हो कि नहीं, इस तरीके की बात करके आपकी की पूरी एनर्जी डाइल्यूट कर देगा। एंड व्हेन यू विल नो कि वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे है, इज द लीडर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री, तो फिर वो चीजें दब जाती हैं। और फिर वही जितने इंडेक्स इंडिया के आते हैं तो हमारी रैंक्स जो आती हैं वो 100 के बियॉन्ड आती हैं। जब चैंपियन कोई ओलंपिक्स होता है तो उसमें पता नहीं चलता है इंडिया कहाँ है, चाइना यूएसए एग्जिस्ट करते हैं। तो इमोशनली इंडिया बहुत पावरफुल है। अगर एक खिलाड़ी 3 मैच में 4-4 विकेट ले लेता है तो उसके इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो करोड़पति होगा, उसके इंस्टाग्राम पे मिलियंस फॉलोअर होंगे। ओनली देयर आर 3 परफॉर्मेंस इन ए पर्टिकुलर पेड क्रिकेट के बीच में अगर ऐसा हो जाता है तो वो समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा। हम अपने यहाँ दूसरे एथलीट जिनमें एक संभावना होती है वो बेहतर कर सकें, किसी एक एथलीट के इतना पीछे पड़ जाते हैं कि उसको 1-2 साल 3 साल में इतना बड़ा सुपरस्टार बना देंगे, फिर उसकी सक्सेस के बाद उसके फेल्योर को भी इंजॉय करेंगे कि अब ये फेल हो गया, आप कोई दूसरा लाओ। तो 1 मैन आर्मी का जो शो चलता है अराउंड 130 करोड़ पीपल, वो सबसे बड़ा रीजन है ओवरऑल कंट्री की उस लेवल पे फेल्योर का, जहां पे वर्ल्ड लेवल पे कोई इंडेक्स आए, कोई पर्टिकुलर रियलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो। तो आई थिंक यही है, यही खेल होता है इमोशनल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, उसी का यूज करके लीडर्स आप आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट नाइब बुकेले कहाँ के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं? तो ये री इलेक्ट हुए हैं अल सल्वाडोर के, अल सल्वाडोर के री इलेक्ट हुए। इनने यहाँ पे पिक भी लगाई हुई है उनकी, आप देख सकते हैं। 42 ईयर्स से एज है, दोबारा हुए, यानी कि इसके पहले इनकी एज लगभग रही होगी 38 या 37 वर्ष, तब ये इलेक्ट हुए होंगे। Who was sworn in as the first woman चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? पहली वुमेन चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट की कौन बनी है? जस्टिस रितु बहरी, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस मंजुला छेलर, जस्टिस निशिता निर्मल? तो करेक्ट ऑप्शन है जस्टिस रितु बहरी। इसके पहले एक और चर्चा में आई थी जो गुजरात हाई कोर्ट की बनी थी, सुनीता अग्रवाल थी वो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन उत्तराखंड हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बहरी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव डब्ड एडवांटेज जीई इंडिया टू इक्विप 2 मिलियन पीपल इन इंडिया विद स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय विच ईयर? 2 मिलियन पीपल को माइक्रोसॉफ्ट एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करेगा, स्किल प्रोवाइड करेगा, किस साल तक? तो 2025 तक, 2025 तक। एक्सीलरेट इंडिया एआई ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्पावर इट्स वर्कफोर्स फॉर द जॉब्स ऑफ द फ्यूचर।
जिन लोगों ने 2022-23 में एआई पे बेसिक नॉलेज भी गेन कर ली है जस्ट वाया इंटरनेट फ्री रिसोर्सेज, वो आज एआई के पर्टिकुलर कोर्सेज बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में व्यक्ति सरलतम भाषा में चीज को समझना चाहता है। 99 रुपए में एआई की गूगल की गई इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी, और ऐसे हजारों लोग उस 99 रुपए की एआई की इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार हैं। एक सर्टेन सॉफ्टवेयर क्रिएट करके उस पर थंबनेल लगा के 99 रुपए का अगर आप एक वेबसाइट को प्रमोट कर देते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं, आप अपने आप में इंडिविजुअल थोड़े बहुत भी एग्जिस्ट करते हैं कहीं, तो ये काम कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा वो होना, कि हम कोई पर्सनालिटी एग्जिस्ट करते हैं, छोटे लेवल पे भी आप शुरू कर सकते थे। अब पॉसिबिलिटीज कम है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें भी आ गए हैं और आगे भी आएंगे। फिर भी अभी भी मुझे लगता है अगर एक सर्टेन कोई कोर्स अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति से परचेज करें, फिर उस पर अपनी नॉलेज गेन करें, तो एक पार्ट टाइम अर्निंग का सोर्स तो बन ही सकता है। खैर, ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन जो था उसका करेक्ट ऑप्शन 2025 होगा। डब्ड एडवांटेज इंडिया, ये पूछा जा सकता है कि 2025 तक एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है डब्ड अडवांटा आईजीई इंडिया। ये जिस तरीके से लिखा है इसको कायदे में ये पढ़ा जाना चाहिए, डब्ड एडवांटेज इंडिया, ये आई लगाकर। तो ये जो प्रोग्राम है ये किस कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है 2025 तक 2 मिलियन बनाने का? तो उसमें आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, तो करेक्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फरवरी 2024 विच स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड एज द निरंजन साई स्टेडियम? निरंजन शाह एक क्रिकेटर थे और उन्होंने 12 फर्स्ट क्लास गेम्स टोटल सौराष्ट्र की तरफ से खेले हैं, और इसका आंसर होगा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट। इसको रीनेम किया गया है निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से। और इन्होंने 1960 से 1970 के बीच क्रिकेट खेला है। रणजी में सौराष्ट्र परफॉर्म करती है। रणजी में पार्टिसिपेट करने वाली टीमों के नाम में से एक टीम सौराष्ट्र भी है। उसमें 12 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले हैं निरंजन शाह ने। उनके नाम पे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट का नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी? विनोद चंद्रा, राजीव मल्होत्रा, अनिल चौहान, ध्रुव राठी। ये तो एग्जिस्ट नहीं है। इन तीनों की बुक्स आपके सामने हैं, मतलब आप चाहें तो देख सकते हैं। विनोद चंद्रा ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखी है, राजीव मल्होत्रा ने भी लिखी है, लेकिन जो सीडीएस अनिल चौहान हैं, इनकी जो बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये दूसरे एस्पेक्ट में लिखी गई है। एक बुक लिखी जाती है कि मतलब हम बुक पब्लिश कर रहे हैं प्योरली परचेजिंग पावर के हिसाब से, कि सेल हो बिजनेस के हिसाब से, और एक बुक होती है कि हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे हैं और अब हम रिटायर होने वाले हैं, हमारी जो अपनी समझ है या परमानेंट समझ जो आपके अंदर होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, तो वो सीडीएस अनिल चौहान ने लिखी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सीडीएस अनिल चौहान। और पूछा भी जाएगा तो यही पूछी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी हाल फिलहाल में अगर 2024 की बात की जाए, जो फेमस हुई है या जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बुक्स पूछी जाती हैं उस फॉर्मेट में अगर पूछा जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी इज रिटन बाय सीडीएस अनिल चौहान। समटाइम्स ऑप्शन में भी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ सीडीएस। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टनिंग पिक्चर ऑफ, पक्का ये क्वेश्चन 2024 में 3-4 जगह आएगा, ये अब देखिएगा। स्लीपिंग पोलर बियर आइस बेड, आइस पे एक ये भालू सो रहा है। ये पिक्चर ने अवार्ड जीता है प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्यूपिल्स चॉइस अवार्ड, क्लिक्ड बाई, किसने क्लिक किया है? नीमा शरीखानी, एडवर्ड वेस्टन, निमिता खरगे, आयुषी बग्घी। करेक्ट ऑप्शन है नीमा शरीखानी ने अवार्ड जीता है। आप उस पिक को देख सकते हैं, ये पिक ने अवार्ड जीता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नीमा शरीखानी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the rank of India in US Green Building Council's US GBC बोल सकते हैं एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन्स इन द वर्ल्ड फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन सर्टिफिकेशन इन 2023? भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक रही है 3rd। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक है चाइना की। इसमें जरूरी नहीं है, ऐसे दे सकते हैं इंडिया हैज बीन रैंक 3rd in US Green Building Council annual list of top 10 countries. Which of the following countries is on the top place?
चाइना, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से दे सकते हैं। तो चाइना नंबर 1 पर है, सेकंड पे आपकी कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट को शामिल नहीं किया गया है इंक्लूडेड इन द लिस्ट, पॉसिबली उनको काउंट नहीं किया गया है। कितने नंबर ऑफ कंट्रीज रही हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टॉप 10 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसकी रैंक है, तो फर्स्ट चाइना, सेकंड कनाडा, थर्ड इंडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसजीबीसी एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन्स इन द वर्ल्ड फॉर लीड। लीड मीन्स लीडरशिप in energy and environmental design certification in 2023. So correct option here for India will be third. अगला क्वेश्चन है पापनाशम बीच। पापनाशम बीच which was seen in the news recently is located in which state? ये केरला के वर्कला प्लेस पर लोकेटेड है, केरला के वर्कला प्लेस पर लोकेटेड है पापनाशम बीच। ये क्यों चर्चा में रहा है? एक गाइड बुक बहुत फेमस है जिसमें बेस्ट बीचेज 100 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनक्रेडिबल बीचेज में इसको फीचर किया गया है। टॉप 100 बीचेज ऑफ द वर्ल्ड को फीचर किया गया है एक बहुत फेमस बुक में, जिसमें इसका नाम आया है पापनाशम बीच का, जो कि कहाँ लोकेटेड है? केरला में लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। ये 15 क्वेश्चंस थे। मैं मानता हूं कि अभी और कोई क्वेश्चंस 1 से 15 फरवरी में हो सकते हैं, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम में पूछे जाएं ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।